तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और आंध्र प्रदेश का जो जजमेंट आया है, जो हम लोग के फेवर में तो नहीं है, लेकिन जजमेंट्स के पॉइंट्स क्या है जरा वो समझेंगे। मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, आपको जैसे ही पता है कि सेक्शन 16 आपको क्रेडिट देता है। हाँ, सेक्शन 16 के कितने सब सेक्शन है? 1, 2, 3 और 4। 4। 1 में क्या लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर बिजनेस करेगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा। बस इतना ही लिखा हुआ ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि रजिस्टर्ड होना चाहिए और बिजनेस कर रहा होना चाहिए। सेक्शन हाँ, 16 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी। चार ये 5 कंडीशंस है। हाँ, 3 क्या है? डिप्रिसिएशन लेंगे जीएसटी पे तो क्रेडिट नहीं देंगे। 4 है हाँ, कि टाइम लिमिट के बाहर क्रेडिट नहीं देंगे। तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन हाँ। है। 16(4) रिस्ट्रिक्शन है कि टाइम के बाहर, एक्सपायरी ऑफ टाइम के बाहर क्रेडिट नहीं देंगे। हम्म 16(1) क्या है? रिस्ट्रिक्शन है या एनेबलिंग प्रोविजन है? 16(1) रिस्ट्रिक्शन नहीं तो है। पहले एनेबलिंग हुआ ना सर। एनेबलिंग हुआ। हाँ, 16(2) क्या है? एनेबलिंग है या रिस्ट्रिक्शन है? कंडीशंस मतलब रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन। हाँ, ये कंडीशंस किस तरह से? अगर ये हुआ तो क्रेडिट देंगे, ये नहीं हुआ तो क्रेडिट नहीं देंगे, जैसे इसमें है 4 में। हाँ, हाँ, ये भी रेस्ट्रिक्शन है हाँ, एक तरह से। है। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ 2 में लिखा हुआ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग। 16(1) हो गया रजिस्टर्ड पर्सन और बिजनेस कर रहा हो। ये जो लिखता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, क्या ये 16(4) को भी ओवरराइड कर रहा है? यस सर, ओवरराइड करता है। अब आप देखिए, पूरे ये जजमेंट में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन को लिखा गया। बोला 16(2) भी रेस्ट्रिक्शन है, 16(4) भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या एक रेस्ट्रिक्शन दो दूसरे रेस्ट्रिक्शन को ओवरराइड कर सकता है? अगर ये लिखा हुआ तो पूरा का पूरा जो पूरा लॉ पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए 70% केसेस में कोर्ट हैव एनालाइज वेदर दिस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन कैन ओवरराइड सेक्शन 4, या फिर इसकी इंटेंशन है सब सेक्शन 4 को ओवरराइड करने का पूरा। तो फिर पूरे जजमेंट में ये कहा गया। अरे एक मिनट, रिकॉर्डिंग शुरू नहीं। रिकॉर्डिंग है ना चालू? जी सर। हाँ, हम्म। चालू है। चलो चलो। तो पूरे जजमेंट में यही कहा गया कि दिस नॉटविथस्टैंडिंग कैन नॉट ओवरराइड सेक्शन सबसेक्शन 4। जैसे ये ओवरराइड नहीं किया, इसका मतलब दोनों रेस्ट्रिक्शन विल ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए 16(2) का, और 16(4) का भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो रेस्पोंडेंट है यानी कि डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन वाकई में ओवरराइड करता है तो फिर इसको डालने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो कभी भी लोग क्रेडिट ले लेते, 10-10 साल बाद भी क्रेडिट लेते किसी भी इनवॉइस का। फिर ये रेस्ट्रिक्शन डालने की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन हटा देते तो ओवरऑल स्कीम ऑफ द एक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट को कंप्लाई नहीं करेगा। अब एक बार हम जजमेंट और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में तो वो गए ही नहीं। मतलब दे डिड नॉट चेक 300 आर्टिकल 300A। बोलो उसकी जरूरत ही नहीं है चेक करने की। और इन्होंने पूरे जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उन्होंने खाली वैट के जजमेंट उठाया है, एक भी सैनवेट का जजमेंट नहीं उठाया है। तो ऐसा क्यों किया ये तो नहीं पता। ना पिटिशनर ने कोट किया, ना रेस्पोंडेंट ने कोट किया। देखिए ये तिरुमाल कोंडा प्लाईवुड एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। ये कोविड पीरियड का केस है। 18 जुलाई 2023 को ये प्रोनाउंस हुआ।
और ये सारे जजमेंट कोर्ट किए गए, ये वाले, लेकिन सारे स्टेट के वैट वाले जजमेंट्स हैं। रिट पिटिशन नंबर दिस। एक बात और, लेट फीस क्यों लगती है? 3B लेट फाइल करेंगे तो 3B लेट फाइल करेंगे, जी बिना 3B फाइल किए क्या आप टैक्स पे कर पाएंगे? नहीं। नहीं। तो 3B आप लेट फाइल कर रहे हैं तो आपको लेट फीस भी देनी पड़ रही है, ये और इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, ठीक बात है। अब अगर सरकार लेट फीस ले ही रही है तो इंटरेस्ट क्यों ले रही है? और अगर इंटरेस्ट ले रही है तो लेट फीस क्यों ले रही है? कोई एक होना चाहिए ना। आज ITR, इनकम टैक्स रिटर्न में भी इन्होंने कुछ क्लॉज लेके आ गए कि इस डेट के बाद फाइल करेंगे तो 5,000 रुपए की लेट फीस प्लस इंटरेस्ट, दोनों है ना। सर तो वो केस में तो फिर ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा टैक्स पेमेंट आता ही नहीं तो मैं रिटर्न ही फाइल नहीं करूंगा, 1 साल 2 साल बाद करूंगा। हाँ, फिर से कहिए जितेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सपोज मेरा टैक्स पेबल नहीं आता है तो इंटरेस्ट हाँ, भी नहीं आएगा, तो फिर मैं सोचूंगा कि अभी पेमेंट कहाँ करना है, लेट फी भी नहीं आएगी, तो मैं 2 साल 3 साल बाद भी कर सकता हूँ रिटर्न। ऐसा कर सकते हैं ना टैक्स पेयर फिर? मतलब टैक्स अगर जीरो है तो आप क्या कह रहे हैं? मैं रिटर्न लेट फाइल करूंगा क्योंकि मुझे कुछ पे करना ही नहीं है, फिर लेट फी नहीं है अगर तो लेकिन सर 1 साल बाद भी करूंगा। इसीलिए लेट फी रखी है ना, मतलब कहने का मतलब ये है। हाँ, मतलब दे आर फोर्सिंग टू फाइल यू नील रिटर्न ऑल्सो। तो एक सर टाइम बाउंडेशन तो रख ही दी ना उन्होंने, हाँ, तब तक तो आपको करनी है चाहे टैक्स है या नहीं है। ठीक बात है। तो कोर्ट ने ये कह दिया भैया, लेट फीस अलग प्लेटफॉर्म पे है और इंटरेस्ट अलग प्लेटफॉर्म पे है, दोनों को आप मर्ज मत कीजिए कि लेट फीस ले लिया तो इंटरेस्ट का इम्यूनिटी मिल जाएगा, या इंटरेस्ट दे दिया तो लेट फीस की इम्यूनिटी मिल जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। यस। अब देखिए, हर जगह मैं एक बात कहता हूँ कि ये लोग प्राइवेट जीमेल आईडी से भेजते हैं, तो ये लॉयर ने भी यही कोट किया हुआ है, प्राइवेट जीमेल आईडी से भेज रहे हैं। तो खैर, इन्होंने जो रेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट है बोलता है यही जीमेल आईडी हमें ऑफिशियली एलोकेट की गई है, भले प्राइवेट हो, तो ये वैलिड ईमेल आईडी। अच्छा, ये भी एलिगेशन लगा रहा है पिटिशनर कि हमने जो द फर्स्ट रेस्पोंडेंट सरप्राइजिंग सेंट ए पर्सनल हियरिंग नोटिस through private email ID stating that petitioner did not file the reply against the notice nor opted for personal hearing, and hence he has to file on or before and attend personal hearing on this date. और फिर उन्होंने रीजन बता दिया, हैज द रिट पिटिशन, जो हम अपील में जनरली लिखते भी हैं। और पूरे इस जजमेंट में मुझे लगता है 20-30 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने हर जगह उसका मीनिंग लिख दिया है। द रिट पिटिशन इज परवर्स एंड लायबल टू बी डिसमिस इन लिमिनी। लिमिनी का मतलब शुरुआत से इसको डिसमिस कर दिया, रेस्पोंडेंट कह रहा है, फर्स्ट रेस्पोंडेंट कैन नॉट बी फाइल्ड कॉन्ट्रारी टू द लेजिस्लेटिव इंटेंट। अब लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था? 16(4), उसी को वो टारगेट कर रहे हैं। द सेड ईमेल आईडी इज द ऑफिशियल ईमेल आईडी अलॉटेड टू द फर्स्ट रेस्पोंडेंट। फर्दर द नोटिस वाज सेंट इन DRC 01 and various contention raised by the petitioner in his reply have been considered in a just and proper manner and without any bias, and they were rejected on cogent reasons, strong and clearly expressed reasons से उसको रिजेक्ट किया गया है। ये तो हम लोगों को पता नहीं है क्या हुआ है। Further, before passing order, a brief show cause notice was issued and opportunity of personal hearing was given to the petitioner, thereby principles of natural justice were followed. देवी प्रसाद जी का केस देखिए आप, 3 पर्सनल हियरिंग लिखा हुआ है उसमें, और पर्सनल हियरिंग सिर्फ एक मिली रिटर्न में, बाकी 2 तो हमें ही लिख दिया है। क्यों? मैंने आपको बताया था, क्योंकि फिर वो कोर्ट में जाके ये कहेगा कि द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर बीइंग फॉलोड। ये सब रेस्पोंडेंट कह रहा है। इट इज ऑल्सो कंटेंडेड दैट कलेक्शन ऑफ लेट फी नेवर बी इम्यून फॉर अदर एस्पेक्ट्स सच एज आउटपुट टैक्स पेमेंट and demand for interest on belated payment, as well as claiming of input tax credit with the prescribed condition within the stipulated time period. अब देखिए, पिटिशनर ये कह रहा था लेट फीस ले लिया तो आप इंटरेस्ट मत लीजिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कीजिए।
if there is no time limitation, one would go on claiming ITC after indefinite period, which would defeat the very purpose of the limitation prescribed in the enactment. तो जो legislative intent की बात कर रहे थे वो यहाँ लिख दिया है। पिटिशनर के लॉयर है रामाकृष्णा कुमार ओटूरी। The following points emerge for considerations. Whether by virtue of imposition of time limit for claiming ITC 16(4) violated Article 14, 19(1)(g) and 300(a) of the Constitution of India and thereby liable to be struck down. तो ये आप आने वाले में पढ़े इन्होंने the judge has not touched upon this point, सिर्फ एक दो पैराग्राफ में टच किया बस, सारा इसी के ऊपर है। Whether 16(2) would prevail over 16(4) and thereby condition laid down in 16(2) are fulfilled, the time limit prescribed for claiming ITC will pale into insignificance. तो 16(4) खत्म हो जाएगा अगर हम लोग इस तरह से इंटरप्रेट करें कि 16(2) is overriding 16(4). Whether the acceptance of Form 3B with late fee will exonerate the delay in claiming the ITC beyond the period specified. तो late fee लेने से आप 16(4) भी खत्म हो जाता है। Whether summary of the order under form issued by the is vitiated by the non-serving of show cause notice under form DRC 01 as per the procedure. इस पे भी इन्होंने जज ने कह दिया भैया सब प्रोसीजर फॉलो हुआ है। Point 1 to 3, these points are inextricably intertwined and hence are taken up together. Contention of the claim. अब देखिए कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल किए, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। The primogeniture of poignant arguments. तो ये इसका पूरा मतलब है द फर्स्ट हैंड इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो पिटिशनर ने इमोशनल एग्रीमेंट दिया होगा, कोविड के बारे में बोला होगा जो इसमें लिखा हुआ नहीं। ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर पिटिशनर इज दैट इन व्यू ऑफ द पिटिशनर बीइंग न्यू टू द बिजनेस एंड स्टार्टेड द सेम इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ही कुड नॉट फाइल रिटर्न। अच्छा ये इमोशन है, ठीक है। और 10,000 रुपया, मतलब आप देखिए एकदम बेचारा बन के लिखा गया, नए हैं बिजनेस में, पहली बार बिजनेस स्टार्ट करे, कोविड के समय स्टार्ट किया, लेट फीस भी देना पड़ा और ऊपर से ये नोटिस भी आ गया, शो कॉज नोटिस। एज द रिटर्न वाज एक्सेप्टेड दिस 16(4) ये सब वही सब है। लर्नेड काउंसिल स्ट्रेन्यूअसली आर्ग्यूड, स्ट्रेन्यूअसली मतलब ग्रेट एफर्ट, एनर्जी और डिटर्मिनेशन, काफी अच्छे से argue किया गया that ITC is statutory right which an assessee is entitled to claim and placing stumbling blocks by way of imposing time limit under this from claiming such a right tantamount to violation of this of the Constitution of India. अच्छा ये statutory right का मतलब बताइए तो। सर जो एक्ट हमको राइट देता है उसे स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं। ठीक है, अगर एक्ट अगर राइट नहीं देना चाहे तो मतलब जो सपोज जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं, हाँ, पर जो एक्ट में राइट देते हैं उसे स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं। स्टैट्यूटरी राइट। अगर एक्ट अगर राइट मान लीजिए जैसे रिफंड, गवर्नमेंट रिफंड नहीं देना चाहती है तो आप जाके कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है ये, रिफंड तो मिलना चाहिए, राइट है मेरा, नहीं बोल कह पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। स्टैट्यूटरी राइट इज द क्या कहते हैं, पार्लियामेंट का प्रीरोगेटिव है कि वो देना चाहे या नहीं देना चाहे। जैसे रिफंड है, अपील करने का राइट आपको मिला, दैट इज आल्सो स्टैट्यूटरी राइट। Sir, even ITC is also ITC also a statutory right. It is not a constitutional right. It is not a constitutional right. लेकिन अगर आपका एक बार अगर आपने सेक्शन 16 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं और आपके 3B में वो ITC मिल जाता है आपको, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है। You have satisfied the condition of section 16. 3B में आपने क्रेडिट क्लेम कर लिया, डिपार्टमेंट हैव नॉट क्वेश्चन दिस एंड डिपार्टमेंट सेड दैट सेक्शन 16 कंडीशन हैव बीन सेटिस्फाइड। अब आपके पास ITC आपको मिल गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नजर आ रहा है। डज दिस बिकम योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? डज दिस बिकम योर प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी तो हो गई हमारी। यस, प्रॉपर्टी हो गई ना। यस, तो अगर प्रॉपर्टी हो गई तो आर्टिकल 300A, ये प्रॉपर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता किसी भी हालत में। आर्टिकल 300A तो यही कहता है ना। अब आर्टिकल 300A जो कह रहा है, मैं एक बार आपको दिखलाता हूँ। देखिए आर्टिकल 300A प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि अगर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी से वापस लेना है तो आपको कानून पास करके ही वापस लेना होगा। ठीक बात है। आपको याद है शबनम पेट्रोफिल का केस?
जहां पर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड, जब एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि आपका जो बचा हुआ आईटीसी है इट शैल लैप्स, आईटीसी शैल लैप्स। अब मुझे एक बात बताइए, जो आप आईटीसी ऑलरेडी ले चुके थे, जो आपके 3B में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, आपने एक नोटिफिकेशन निकाल के इस आईटीसी को लैप्स करवा दिया। इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो साफ साफ आर्टिकल 300A कह रहा है कि बिना कानून पास किए हुए तो आप आईटीसी को लैप्स नहीं करवा पाएंगे, इनफैक्ट नोटिफिकेशन से नहीं करवा पाएंगे। एक्ट में लिखा होना चाहिए तभी पॉसिबल है। क्या आईटीसी लैप्स का कोई कानून एक्ट में, कोई सेक्शन, कोई प्रोविजन एक्ट में लिखा हुआ था? हेलो, नहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा यू डू नॉट हैव द पावर टू लैप्स एनी आईटीसी। और मुझे याद है अच्छी तरह से, राजेश जी आपको भी याद होगा, शबनम पेट्रोफिल का केस आने से पहले वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, बिल्कुल और हमने बिल्कुल सही कहा चीज है। था, यस, हमने कहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, बाय नोटिफिकेशन आईटीसी लैप्स करवा रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ए स्टैट्यूटरी राइट, करेक्ट। लेकिन अगर ले चुके हैं तब ये आर्टिकल फिर आपसे वो चीज कोई छीन नहीं सकता है। The Learned Counsel strenuously argued that ITC is a statutory right which an assessee is entitled to claim, and placing stumbling blocks by way of imposing limit under this from claiming such right tantamount to violation of Constitution of India. ये petitioner की तरफ से। He would further argue section 16(2) of APGST which commences with non-obstante clause will override section 16(4), meaning thereby if a condition mentioned in 16 are complied with by an assessee, he will be entitled to claim ITC without reference to the time limit prescribed under 16(4). And in the stent case, since the first respondent, मतलब 16(2) के कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और मैंने लेट फीस दे दी, तो आप मुझे 16(4) के कारण मेरा क्रेडिट ब्लॉक नहीं कर सकते। Learned counsel would argue that in the backdrop of facts, the imposition of interest and 100% penalty, that too without giving an opportunity of hearing the petitioner, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Atrocious, extremely cruel, brutal or horrifying, bad and liable to be set aside. Arguments of Advocate General. अब देखिए कैसे कैसे शब्द हैं। In oppugnation, the perspicacious act of opposing, challenging or resisting, clear, easy to understand, easily comprehensible. Argument of Learned Advocate General is in lines that it is misnomer to elevate the refund claim of ITC to the level of unbridled legal right, where in reality it is no more than a statutory rebate or a mere concession given to a GST taxpayer, as has been reverberated in a slew of judgments, repetitions. मुझे एक बात बताइए आप, और ये भी मान गए कि लीगल इंटेंट, यानी कि जो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव, वो 16(4) में रेस्ट्रिक्शन प्रदान करने का है। लेकिन अगर आप पूरा एक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो इसमें ये भी तो लिखा हुआ कास्केडिंग हैज टू बी रिमूव्ड, ये भी लिखा हुआ है कि सीमलेस क्रेडिट मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ये भी तो एक इंटेंट है, ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है। और अगर आप 16(4) से क्रेडिट को किसी का रोकते हैं तो वो आईटीसी उसका कॉस्ट बन जा रहा है। आईटीसी अगर कॉस्ट बन गया, फिर आपने उस पर आउटपुट टैक्स लगा दिया, तो कास्केडिंग भी तो हो रहा है। क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है? या फिर ये जो पिटिशनर है वो बिजनेस से बाहर हो जाएगा अल्टीमेटली। He placed reliance on this case. He would emphasize that
Since ITC is only a concession or rebate, the legislature in its wisdom has imposed certain conditions, including prescription of time limit under this which shall be fulfilled by the taxpayer. इसे छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ. You would further submit the operative sphere of Article 14 is quite distinct from that of solar charge, and therefore even in wildest imagination, one ये respondent है यानी कि department है, one cannot authoritatively claim the latter has infringed the former. Learned AG would expatiate, speak or write at length or in great detail about a particular topic or subject, that in order to strike down a provision in a statute to be violative of Article 14, it must be established that the said provision arbitrary and negated the equality. The term ilk is a noun that refers to a type, kind or category of people or things with similar characteristics or quality. It is used to group or categorize things that share common attributes or belong to the same class. अब ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये पिटिशनर है, वैसे आंध्र प्रदेश में हजारों बिजनेसमैन है जिन्होंने 16(4) का कंप्लाई किया और क्रेडिट क्लेम नहीं किया तो हमने उसको रिवर्स करवाया है, कोर्ट्स फाइंडिंग. अब लेकिन एक खास बात यह है कि 17(4) क्यों लगाया डिपार्टमेंट ने, कोई बता पाएगा? अगर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड इन वॉयलेशन ऑफ 16(4) तो 74 लगना चाहिए या 73 लगना चाहिए? तो डिपार्टमेंट तो 74 ही लगाता है ना सभी. हाँ, लेकिन इस पूरे कोर्ट में पिटिशनर ने 74 को ड्रॉप करने का कोई भी पिटिशन फाइल नहीं किया, ग्राउंड है ही नहीं. तो वही द पिटिशन एक्सेप्टेड 74. लगना क्या चाहिए आपके हिसाब से? 73 क्यों लगना चाहिए? इंटेंशन ऑफ फ्रॉड नहीं. नहीं जो 74 में आप सेक्शन 74 पेपर खोल दिए सर. देखिए, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, सपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, हाँ हमने लिया है, तो 73 ही लगेगा ना. क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसीलिए तो हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया. जब हाई कोर्ट एडमिट कर लिया तो 74 लग ही नहीं सकता है. ठीक बात है ना? बिल्कुल. आप समझिए, मान लीजिए आपके ऊपर पेनल्टी 122 का लगाया गया और हाई कोर्ट इस केस को एडमिट कर लेता है. मान लीजिए ट्रिब्यूनल सेटअप है, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे ही जाएंगे ना जी. और हाई कोर्ट ये केस को एडमिट कर लेता है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के कारण एडमिट हुआ है. क्वेश्चन ऑफ लॉ के कारण एडमिट हुआ है तो 122 की पेनल्टी लग ही नहीं सकती है. क्वेश्चन ऑफ लॉ के कारण किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लग सकती है. मिसरिया है ही नहीं. ये बात समझ में आ रही है नहीं आपको? ये वाली जो मैं बता रहा हूँ सही बात है सर. क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसको ध्यान रखिएगा. तो अब अगर किसी का 16(4) के कारण केस फाइल है तो आपको एक ग्राउंड और लेना होगा कि 74 न लगे, 73 लगे. मुझे याद है, मैंने किसी को मैं बता रहा था, प्रीतम जी थे शायद, उनका कोई केस आया था. हमने 16(4) का क्रेडिट कैसे लेना ये समझिए. आप मान लीजिए डिपार्टमेंट का कोई नोटिस आया DRC 01 में, DRC 01 का नोटिस आया और कह रहा है कि भैया ये वाला क्रेडिट आपको, ये आउटपुट टैक्स आपको देना पड़ेगा. मान लीजिए 17-18 का केस है और कह रहा है आउटपुट टैक्स देना होगा. 17-18 में इसका आपने 3B भी फाइल नहीं किया, 3B फाइल नहीं किया, ना आउटपुट टैक्स दिया, ना क्रेडिट क्लेम किया. आप डिपार्टमेंट को कहता है कि मैं आउटपुट टैक्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसका क्रेडिट भी क्लेम करूंगा. आप डिपार्टमेंट को बता रहे हैं यस आई एम गोइंग टू क्लेम द क्रेडिट, और आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं. आपने 3B फाइल किया या DRC 03 से पे किया और इसका 3B फाइल किया. आउटपुट टैक्स यहाँ पर क्योंकि DRC 03 से आपने पेमेंट कर दिया 100 रुपया, तो 3B में आउटपुट टैक्स आप 0 लिखेंगे, ITC, लेकिन आपने 100 रुपया क्लेम कर लिया और डिपार्टमेंट को कह के आप क्लेम कर रहे हैं. जब डिपार्टमेंट को कह के क्लेम कर रहे हैं तो 74 तो नहीं लगना चाहिए ना, हाँ या ना? तो हमने यही एडवाइस दिया था कि आप जब भी ITC क्लेम करें 16 सबसेक्शन 4 के अगेंस्ट, तो लेट द डिपार्टमेंट नो बिफोर हैंड बिफोर यू आर क्लेमिंग दिस क्रेडिट, सो दैट डिपार्टमेंट 74 या 122 ना लगाए. तो डिपार्टमेंट तो 122 भी लगा सकता है कि वो ये वायलेशन ऑफ द एक्ट है. आइए सर, इसमें कैसे इंटीमेट करेंगे?
नहीं नहीं, जब आप DRC 01 का रिप्लाई करेंगे उसी वक्त उसी में इंटीमेट करेंगे। ओके। लेकिन आपके पास DRC 01 ये सब नहीं आया है और अब आप क्लेम करना चाह रहे हैं, जी ये सब कुछ नहीं आया, मतलब आप ये ऐसे क्लेम करना चाह रहे हैं, आप किसी 3B में आप ITC का क्लेम कर लिए, तो आपको अलग जी से चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि वी आर क्लेमिंग दिस क्रेडिट, काइंडली इशू DRC 01। आप इनवाइट कर रहे हैं ऑफिसर को, भैया DRC 01 इशू कर दो, हमने तो क्रेडिट गलत क्लेम किया ओके। है ना। फिर जब DRC 01 करेगा फिर आप रिप्लाई कीजिए उसका, क्योंकि जब तक आपके पास DRC 01 नहीं आएगा, DRC 07 नहीं आएगा, DRC 07 नहीं आएगा, तो आप अपील में कैसे जाएंगे। आपका आइडिया क्या है, आपको अपील में जाना और केस को पेंडिंग करवाना है ताकि कोर्ट्स के जजमेंट्स आ सके। अगर Yes, sir. एक भी जजमेंट आपके फेवर में आ जाता है तो ये तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट का मामला बनेगा, फिर पार्लियामेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये अमेंडमेंट करेगी कुछ, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 16(2) है, नॉट विस्टैंड एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन की जगह इनको लिखना चाहिए था नॉट विस्टैंड एनीथिंग कंटेंट इन दिस, क्या लिखना चाह रहे थे ये? एक्ट 16(4) में कुछ भी मेंशन हो everything. या अदर देन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 लिख देते यहाँ पर, और नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग लिखना ही था तो, या फिर ये लिख देता सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, है ना। या फिर सब्जेक्ट टू द अदर क्लॉज अदर सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 16 लिख देते हैं कि डिप्रिसिएशन वाला भी तो आएगा। यहाँ पर वर्ड नॉट विस्टैंडिंग की जगह सब्जेक्ट टू समथिंग आना चाहिए था। क्या कहते हैं? तब ये जी तब ये इशू नहीं बनता, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनता अगर सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन ऑफ द एक्ट, हाँ सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लिख देते तो फिर तो इतना ओपन केस डिपार्टमेंट हर मामले में कोई ना कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगा देता, सर इस कारण एक्ट में वहां लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो और ज्यादा खतरनाक होता है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा केस। हाँ इतना सारा हाई कोर्ट में है, देखिए। तो ये वाला एसीसी के फेवर में आया नहीं ना सर? नहीं नहीं, अब देखिए पैराग्राफ 12 से कोर्ट ने इंटरप्रेट करना शुरू किया, be that as it may, the controversy revolves around the interpretation of 16(2) and 16(4). Before examining the effect of 16(2), it is relevant to ruminate the cardinal principles of interpretation. Ruminate मतलब deeply and repeatedly think about something, ponder or reflect upon a particular topic, idea or issue. It involves introspective thought or a contemplation, often revolving around complex or significant matters. अब देखिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को दोबारा ये कोर्ट याद कर रहा है, बार बार याद करता है फिर याद कर रहा है। अब इसमें आप सोचिए, यह कोर्ट ये कह रहा है कि हम पूरा GST एक्ट 16(1), 16(2), 16(3), 16(4 इनको हम एक साथ देखेंगे, हॉलिस्टिक देखेंगे। इसको अगर मैं इंडिपेंडेंटली देखूंगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। व्हाट इज द कलर, मतलब कहना क्या चाहता है, व्हाट इज द इंटेंट। टैक्सेशन लॉ में एक याद रखिएगा, टैक्सेशन लॉ में इंटरप्रिटेशन का एक जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ का इंटरप्रिटेशन है, इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड। स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड का मतलब इन लेटर, स्प्रिट नहीं, इंटेंट नहीं, इन लेटर देखना क्या लिखा हुआ बस उतना ही। लेकिन ये कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया है देखते हैं। Interpretation must depend on the text and the context. They are the basis of interpretation. अब देखिए इन्होंने उठाया कौन सा, रिजर्व बैंक, जो टैक्सेशन लॉ का भी केस लॉ नहीं। One may well say that if the text is the texture, context which gives the color, यानी कि intent. Neither can be ignored. Both are important. That interpretation is best which makes the textual interpretation match the contextual. जो spirit, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये इन लेटर a statute is best interpreted when we know why it was enacted. With this knowledge, the statute must be read first as a whole and then section by section, clause by clause, phrase by phrase and word by word. मुझे केस याद आ रहा है, ये ओशन फ्रेट का केस याद है आपको? जी
ओशियन फ्रेट के केस में क्या हुआ था? किसका? ये मोहित मित्तल का वाला केस था ना? मोहित मिल्लर, यस सर। आप इस केस को पढ़िए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट किया। मोहित मित्तल में हो क्या रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसके ऊपर 2 बार टैक्स लग रहा था। एक बार गुड्स में इंक्लूड करके और दूसरी बार इसको सर्विसेज मान के। ठीक बात है? और सही है। डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये सर्विस टैक्स के जमाने से चला आ रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कैसे इंटरप्रेट किया इसको। कैसे इंटरप्रेट किया पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया, बोला पूरा जीएसटी से पहले पढ़ा, जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी के बाद क्या था। लेकिन एक बात उन्होंने कही, क्या बोला कि जीएसटी लेके क्यों आया गया? बोला जीएसटी लेके आया गया ताकि बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम्ड किया जा सके, जिसमें सर्विस टैक्स भी था, वैट भी था, एंटरटेनमेंट टैक्स भी था, लग्जरी टैक्स भी था। जब ऑलरेडी सर्विस टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम किया जा चुका है, तो आप जीएसटी के रेजिम में ट्रांसपोर्टेशन को सेपरेट मान के उसके ऊपर दोबारा से जीएसटी रेट सर्विसेज का क्यों लगा रहे हैं? ये बेसिक पॉइंट था जिसके बेसिस पे उन्होंने ये डबल टैक्सेशन ऑन ओशियन फ्रेट को हटाया, और डिपार्टमेंट ने भी माना, उन्होंने भी नोटिफिकेशन हटा लिया, है ना? लेकिन यहां पर ये जो पूरा एक्ट बाय एक्ट, मतलब पहले एक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैट्यूट फर्स्ट एज ए होल, फिर सेक्शन क्लॉज लॉ, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ मिसिंग है। आप देखिए, क्योंकि इन्होंने केस टैक्सेशन का लिया भी नहीं इंटरप्रिटेशन के लिए। टैक्सेशन का लेते तो हो सकता कुछ अलग कहानी होती। अब देखिए क्या कह रहा है। प्रिसाइसली वाइल सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 प्रिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हिच आर सिने क्वा नॉन फॉर क्लेमिंग आईटीसी, 3 and 4 impose conditions or limitations for claiming ITC. In other words, even if an SSC passes basic eligibility criteria imposed under though, still he will not be entitled to claim ITC if his case falls within the limitation of 3 and 4. Pithily, the manner in which something is expressed concisely and effectively using few words to convey a significant or meaningful message. अब इन्होंने 16(2) को किस तरह से देखिए लिखा है। The SSC shall be in possession of tax invoice or debit note, ठीक है। The SSC is physically received, ये वर्ड गलत है, physically received the goods का मतलब नहीं होता है, यहाँ पर लिख तो दिया, जो लॉ में लिखा हुआ है ये रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज उसके कंट्रोल में भी आ जाएंगे, भले नॉट फिजिकली रिसीव। सर्विसेज फिजिकली रिसीव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए देखिए, द जनरल पर्पस ऑफ नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्लेथोरा ऑफ डिसीजंस। इन्होंने केस लिया है, इट इज वेल नोन दैट दिस छोड़ते हैं। ये भी मुझे नहीं लगता है कि ये टैक्सेशन लॉ का केस है, ये भी टैक्सेशन लॉ का केस नहीं लग रहा है। It is equivalent to saying that in spite of the provisions of the act or any other act mentioned in the non-obstinate clause or any contract or document mentioned the enactment following, it will have its full operation, or that the provision embraced in the non-obstinate clause would not be an impediment for an operation of the enactment. ये कह रहा है notwithstanding अगर लिखा हुआ भी है तो भी उसको इग्नोर करके उस पूरे एक्ट को पढ़ेंगे या पूरे उस सेंटेंस को पढ़ेंगे। जब आप नॉट विस्टैंडिंग को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि उसको इग्नोर करके पढ़ना है, तब तो ऑब्वियसली 16(2) विल नॉट ओवरराइड 16(4). अब देखिए इन्होंने लिखा, इट इज एलिमेंट्री दैट ए नॉन ऑब्स्टेंट टेल शुड नॉट वेग ए स्टैट्यूटरी डॉग। इसका मतलब ए सिंपल नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज शुड नॉट हैव द पावर टू नलिफाई और बाईपास ए वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल और स्टैट्यूट। इस मुहावरे का मतलब तो यही है कि नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज आपको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करना है कि 16(4) को ही आप खत्म कर दें। That a non-obstinate clause cannot whittle down the wide import of the principal part. ये सारा non-obstinate clause को इंटरप्रेट किया जा रहा है। The above jurimetrical jurisprudence expounds that a non-obstinate clause is a legislative device usually employed in a statute to give overriding effect to certain provisions over some other contradictory provision in the same or other statute.
ज्यूरीमेट्रिकल मतलब लिखा हुआ है, द टर्म अपियर्स टू बी फॉर्म फ्रॉम टू रूट्स वर्ड्स, ज्यूरी रिलेटेड टू लॉ और लीगल मैटर्स, एंड मेट्रिकल मतलब मेजरमेंट, related to measurement or metric. Therefore, one possible interpretation of jury material could be something that relates to the measurement, quantification, or analysis of legal aspects or matters. When allies, section 16(2) shall not appear to be a provision which allows input tax credit, rather ITC enabling provision is section 16 subsection 1. तो 16(2) को हमने क्या कहा, ये restrictive provision है. On the other hand, 16(2) restricts the credit which is otherwise allowed to only such cases where conditions prescribed in it are satisfied. Therefore, 16(2) in terms only overrides the provisions which enables the ITC, that is 16(1). तो 16(2) ये कह रहा है कि it is overriding 16(1) and not 16. सर बाय वर्डिज्म नहीं कह सकते, बट बाय इंटेंट ऐसा ही है कि वो 16(1) को ही ओवरराइड कर मैं रहा है बाय 16(1) इंटेंट। को ओवरराइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मैं बिजनेस नहीं भी कर रहा हूं तो भी मुझे क्रेडिट मिलेगा? नहीं 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 नहीं, 16(1) को ओवरराइड कर रहे हैं मतलब आईटीसी आपको मिलेगी, पर उसके लिए आपको ये कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। नहीं तो 16(1) को ओवरराइड करने का मतलब, देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन तो लिखा हुआ है, 16(1) में लिखा है आपको आईटीसी मिलेगी अगर बिजनेस करेंगे तो। हाँ 16(2) में इसकी कंडीशंस लिखी है कि भाई आपको आईटीसी लेने के लिए पहले ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आईटीसी मिलेगी। भले ही 16(1) में हमने लिखा हो कि आप बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस रिलेटेड आईटीसी मिलेगी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब कोर्ट ये नहीं कहना चाह रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा कोर्ट ये कह रहा है 16(1) को ओवरराइड कर रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ इसी को पढ़ के आप क्रेडिट ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब 16(1) की कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए, पर उससे पहले 16(2) की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं पहले 16(2) की कंडीशन फुलफिल करूंगा, उसके बाद 16(1) लिखूंगा 16(1) यस यस। ना सर आप एक बार ना 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 एक बार आप इंटेंट तो वही है सेक्शन सर। 9(1) का 2 पढ़िए, 9(1) और 9(2). 9(1) 9(1) क्यों ले जा रहे हैं? हाँ, लेवाई है। 9(1) 9(2 पढ़िए, बिल्कुल सेम यही वर्डिंग वहां भी है। ये देखिए, ये तो ठीक लग रहा, मैं वही बोल रहा था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस लिख देता तो काम हो जाता। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 जो है वो कह रहा है कि पहले 2 को पढ़ लो। नहीं, ये कहाँ कह रहा है? नहीं, जब आप सब्जेक्ट टू ऊपर लिख रहा है ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन हाँ, 2। ये लिखा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, नॉट विथस्टैंडिंग लिख रहा तो मैं तो वही इंटरप्रेट करूंगा कि 16(1) पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट लिख दिया तो ओहो। हाँ, मैं आपको नॉट विथस्टैंडिंग की जगह अगर यहाँ पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 लिख देते या सबसेक्शन 1 लिख देते तो कमाल हो जाता, तब तो एकदम परफेक्ट था। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक सर बात। इसीलिए तो उसमें लिखा है कि बाय वर्डिज्म। अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बात सही है, पर सेक्शन 16 1 2 3 4 सभी पढ़ेंगे तो आपको उसकी इंटेंट ऐसी दिखाई देगी कि भाई 16(2) की कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन इसके मैं बाद ये नहीं 16(1। कह रहा था इंटेंट ये है। सोनी जी, जैसे लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए अपनी एक किताब है कि लीगल इंटरप्रिटेशन हमको कैसे करना है, उसके मैं सिद्धांत ऐसा बोल बने रहा नहीं, हूँ मैं कि क्या ये कह रहा हूँ, उसके सिद्धांत बने हुए हैं पहले से, आज से नहीं, ब्रिटिश काल से, जिसपे वो हाँ, जब आप कहीं सेक्शन में अगर ये लिख देते हैं कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब कहीं कुछ भी लिखा ओवर हो। राइडिंग प्रोविजन हुआ हुआ हाँ, मैं कहीं जानता हूँ कुछ सर। भी हुआ, तो जब आप मूल सिद्धांत जो आपका जिस पे लॉ निर्भर है, अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो मैं मनमानी वही बोल रहा थोड़ी हूँ कि वहां चलेगी। पे मैं जानता हूँ वहां गलती हुई है, पर ओके, कोर्ट ये कहता है कि इंटेंट ये है। नहीं नहीं, इंटेंट की बात ही छोड़ दीजिए, हमको पहले तो हमको निर्वचन के सिद्धांत देखने हैं। जजमेंट में तो यही हम लिखा है ना सर, हमको इंटेंट वो की नहीं ही बात देखना, की है ना। हमको वो नहीं देखना। मैं अभी जजमेंट हमको अच्छा, लगता है मैं कि अभी सुनिए यहाँ सुनिए, जजमेंट के पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए मेरी बात। टैक्सेशन लॉ का इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली एज पर लेटर होना चाहिए, इंटेंट तो देखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही चल है, बिल्कुल सही बात है। तो कोर्ट ने यहाँ पर पूरे इंटरप्रिटेशन जो किया है इन लेटर एंड स्पिरिट दोनों कर दिया। सर मुझे ये लगता है हाँ, जिन्होंने सूट फाइल किया वो बहुत मजेदार ढंग से पैरवी नहीं कर पाए, उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे कैसे इसको रीड करना है, चलिए आगे स्प्लिट पढ़ते हैं, कैसे करना है। आगे पढ़ते हैं।
This is evident from the manner in which 16 subsection 2 is couched. The non-obstinate clause in this is followed by a negative sentence. No registered person shall be entitled to the credit of any ITC in respect of any supply of goods or service or both to him unless this negative sentence pellucidly describes something that is expressed or presented in a clear, transparent, and easily understandable manner. Tells that unless the condition this are said, no credit will be this. Thus, this stipulation manifests that section 16.2 is not an enabling provision but a restrictive provision. What it restricts is the eligibility which was otherwise given under section 16 subsection 1. अब ये पैराग्राफ इतना कंफ्यूजिंग है कि वो पढ़ते हैं. It should be noted when a non-obstinate clause is mere restricting provision and interpretation that the other restricting provision will not have effect, or that the restricting provision will restrict the other restricting provisions cannot be accepted for the reason that there is no contradiction between the restrictive clause followed by non-obstinate clause and other restrictive provision. अब देखिए मैं आपको कोशिश करता हूं. मैंने आपको एकदम शुरुआत में बताया था 16(2) भी रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है और 16(4) भी रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन. यहां पर नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज लिखा हुआ है जो सेक्शन 16 को ओवरराइड कर रहा है. यहां रिस्ट्रिक्शन तो है टाइम पीरियड का. क्या एक रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज दूसरे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को ओवरराइड कर सकता है? यस सर. कर सकता है. तो कोर्ट ने कहा नहीं कर सकता. हाँ, पर कोर्ट बोलता है कि क्लैश नहीं होना चाहिए और हार्मोनियस रीडिंग होनी चाहिए दोनों. हार्मोनियस रीडिंग होनी चाहिए. यस. इसका हमने मतलब ऊपर लिखा है, जरा पढ़ते हैं एक बार. In essence, the sentence is arguing that when a non-obstinate clause is used as a mere restricting provision, it should not be interpreted in a way that undermines or contradicts the effects of other restrictions in a legal document, as there is no inherent conflict between non-obstinate clause and other restrictions. Instead, it should be understood as an additional restriction that works in harmony with other limiting provisions. समझ गया? In the present case, both 2 and 4 are two different restricting provisions, the former providing eligibility condition and later imposing time limit. However, both these provisions have no inconsistency between them. 16(4) being a non-contradictory provision capable of clear interpretation will not be overridden by non-obstinate clause under section 16 subsection 2. Thus, in substance, 16(1) is enabling clause for ITC. 16(2) is subject to such entitlements to certain conditions. 3(4) restrictions. That being the scheme of the provision, it is out of context to contend that one of the restricting provisions override others. That by nature ITC is a concessional rebate benefit but not a statutory right has been retreated in a thickest of डिसीजंस. यहाँ क्या लिख दिया इन्होंने आईटीसी. अब देखिए इन्होंने क्या किया, आईटीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ 300A का वॉल्यूशन है या नहीं है, उसके लिए इन्होंने क्या लिखा कि भैया आईटीसी इज अ फॉर्म ऑफ कंसेशन प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर. It is not admissible to all kinds of sales and certain specified sales are specifically excluded. Concession of ITC available on certain condition में से one of the important condition is this होना चाहिए. It is trite law. Trite law refers to legal principles or rules that have become overly familiar or commonplace due to repeated use or application in various cases over time. As a fortiori, it is used to express a conclusion that is even more evident or stronger than another conclusion that has already been established. अब इन्होंने ITC है क्या? Interpretation of taxing statutes. This court held that it is a settled proposition of law that taxing statutes are to be interpreted literally and further it is in the domain of the legislature to how much tax credit is to be given under the statute. अब देखिए अब यहाँ पर लिख रहे हैं ना ये कोर्ट, दिस कोर्ट, ये खुद का कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि इसको लिटरली इंटरप्रेट करना है. जब नॉटविथस्टैंडिंग को इंटरप्रेट किया गया तो उन्होंने कंटेक्स्ट यूज करना शुरू कर दिया, इंटेंट यूज करना शुरू कर दिया. लेकिन जैसे ही ITC आया है ये कोट कर रहे हैं अभी. However, how much tax credit is to be given under what circumstances is the domain of the legislature and the courts are not to tinker with the same. In event it is accepted that there is no time period, इसको छोड़ देता हूँ, मतलब इन्होंने गए ही नहीं. The burden is on the person who established. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, याद है आपको? Such time limit should be read as directory and not mandatory.
एक राजीव जी का हमने एक आर्टिकल इंटरप्रेट किया था, याद है आपको, जहां सेक्शन पर हम 16 लोग का ये याद है। हाँ 16(4) में ये डायरेक्टरी है मैंडेटरी है, 16(4) प्रोसीजरल है या मैंडेटरी है, ये भी इस कोर्ट ने डिस्कस नहीं किया, या ना या वकील ने उठाया। Likewise, such prescription of time limit cannot be stated to be either unreasonable or arbitrary. When the entire tax structure of the country is being shifted from earlier framework to new one, there has to be a degree of finality on claims, credits, transfer of such credits, and all the issues related thereto. ये ट्रांस का क्रेडिट का केस है ये। The petitioners cannot argue that without any reference to the time limit, such credits should be allowed to be transferred during the process of migration. Any such view would hamper the effective implementation of the new tax structure and would also lead to endless dispute and litigations. देखिए, ट्रांस क्रेडिट को सुप्रीम कोर्ट ने खोला किस लिए? बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू इन द पोर्टल। इसलिए नहीं खोला क्योंकि टाइम प्रिस्क्राइब ही नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक चीज याद रखने की चीज है। Conspectus of facts and law. The term conspectus is a noun that refers to comprehensive or general survey or overview of subject, document, or collection of information. It is a concise summary that provides a quick and organized understanding of the main points or contents of a larger body of work. इन्होंने कह दिया भैया टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है, कुछ नहीं, कंट्राडिक्टरी नहीं है। सर आपने ट्रांस के लिए कुछ कहा सर, वो मैं मिस कर गया था। क्या क्या क्या? आपने अभी ट्रांस के बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट का कहा, मैं भूल गया था। ट्रांस में सुप्रीम जैसे ट्रांस का भी तो क्रेडिट क्लेम करने का कोई टाइम लिमिट था ना। हाँ, तो ये पिटिशनर कोर्ट में कहा था कि टाइम लिमिट डायरेक्टरी या मैंडेटरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफॉर्म फिर से फाइल करने का जो अलाउ किया, वो इस ग्राउंड पे नहीं किया, वो इस ग्राउंड पे किया कि टेक्निकल इश्यूज थे जीएसटी पोर्टल में। तो वी कंप्लीट, आप लोग अपना ओपिनियन दे दीजिए। सर बेसिकली इसमें जो आईटीसी था वो ट्रांजिशनल था। नहीं नहीं, आईटीसी ट्रांजिशन नहीं था। 16(4) वाली ही जो थी। ट्रांजिशन कैसे था? मैं तो पूछ रहा हूँ सर, इसमें नहीं, बोल तो रहा हूँ ट्रांजिशन नहीं था। कहिए राजेश जी, जितेंद्र जी, कुछ तो कहिए। आने दीजिए सर, अभी डिसीजन, ये डिसीजन बहुत अच्छा नहीं है। क्या लग रहा है? मेरे अधिवक्ता ने बहुत अच्छे से इसको वो नहीं किया। क्या दूसरे कोर्ट अलग तरह का डिसीजन देंगे? बिल्कुल देगा। तो ये डिसीजन ठहरेगा नहीं। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट के फेवर में ही हुआ सर, जो उन्होंने तो बोला है जो कोर्ट ने वही राजू जी का एक्सेप्ट जो किया। आर्टिकल पढ़े थे हम लोग, हाँ हाँ, बहुत वैलिड क्वेश्चन उसने उठाए थे। और किसी को कुछ कहना? सर मेरे हिसाब से तो सही है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है, क्योंकि कहीं पे तो सनसेट क्लॉज होना चाहिए, अदरवाइज तो एंडलेस गेम हो जाएगा। सर आप अगर 5 ये साल बाद भी बोलेंगे कि मेरी आईटीसी। 16(4) के अब तो 73 74 में ऑर्डर की भी डेट दे दी है उन लोगों ने कि आपको ऑर्डर भी 3 साल या 5 साल बाद कर देना है। तो अगर ऑफिसर्स मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर ये लोग रिस्ट्रिक्शन रख रहे हैं इस तरह का, तो आईटीसी में भी होना ही चाहिए कि भाई आप इस टाइम के बाद आईटीसी नहीं ले सकते। इसमें गलत क्या है? फिर वैसे तो वो 10 साल बाद बोलेगा कि मेरी आईटीसी है 10 साल पहले की, तो वो तो फिर चलता ही रहेगा। नहीं, क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है जितेंद्र जी। तो क्या है क्वेश्चन ये नहीं है यहाँ। क्या है क्वेश्चन? तो अच्छा सुनिए, क्वेश्चन मैं एक बात बोल देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा जितेंद्र जी की बात पे। मैं मान गया सनसेट क्लॉज होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, अगर 73 74 में पुराना आउटपुट टैक्स मांग रहे हैं, तो जिस समय का आउटपुट टैक्स मांग रहे हैं उस समय का क्रेडिट मेरा है, तो वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सनसेट क्लॉज आउटपुट टैक्स का भी होना चाहिए, और सनसेट क्लॉज जो आउटपुट टैक्स का सनसेट क्लॉज है वही सनसेट क्लॉज आईटीसी में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आउटपुट टैक्स आप 5 साल तक ले सकेंगे और उसका क्रेडिट आप नहीं दे सकेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो अलग क्वेश्चन हो गया सर। तो उसके लिए आप सर बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर की सितंबर में आप 3 साल दीजिए आईटीसी के लिए, वो अलग सर बात है। सेंट्रल एक्साइज एक में सनसेट क्लॉज होना चाहिए। सर सेंट्रल एक्साइज में जो आईटीसी सेनवेट का जो रूल था, उसमें टाइम पीरियड अनलिमिटेड था, कभी भी आप ले सकते थे। हाँ, मतलब सर टाइम उसी में से ये सीखा है इन लोगों ने। वैसे भी लॉ की, जीएसटी लॉ की जो इंटेंट थी वो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट थी।
वो कहाँ फॉलो हो रही है अभी? सर अभी अपनी नेक्स्ट क्लास कभी होगी सर? मंडे के बाद? तो डेट हमने बताया था ना शायद। अभी 2-3 दिन सर वो पर्सनल रिटर्न के सब डेट्स है। अब ट्यूसडे होगी, ट्यूसडे रिफंड वाली क्लास, ट्यूसडे, ओके। मतलब 1 अगस्त। ये एक सर, ये डेट कुछ एक्सटेंड होने वाली है क्या, इनकम टैक्स वाली? हाँ, अच्छा सवाल है जो मेरे पास जवाब नहीं है। कि वो फ्लड बहुत जगह है सर, हमारा यहाँ भी है मुंबई में। अच्छा। कंटिन्यूस बारिश है सर। ओके ओके। अमित जी 31st को ही पता लगेगा ये, 10 बजे के अमित बाद जी, में। बारिश इधर भेज दो, सूखा पड़ गया एकदम। तो सर यहाँ तो इतना बारिश समझ में नहीं आ रहा है। एकदम हम लोग क्या कहते हैं, बिलबिला गए हैं एकदम। पूरे शरीर में जो है ना, स्किन डिजीज होनी शुरू हो गई है। चले, दिल्ली में तो बारिश हो रही है, वो पंजाब में, दिल्ली में। अरे नहीं भैया, एकदम साफ सूखा पड़ गया। ये राजेश जी हो रही है, इधर तो है, गाजियाबाद में इधर है। उधर है, हम लोग की तरफ बिल्कुल नहीं है, पूरा बेल्ट सूखा हो गया। अच्छा, वापस आए। हाँ साहब, बारिश भेज दीजिए और क्या। और किसी को कुछ कहना है जजमेंट में? सर एज ए कंसल्टेंट या किसी को क्लाइंट को इस बारे में चर्चा करना है, तो अपना हाँ, हम क्या कैसे स्टैंड करें? यस, एक और अच्छा उसकी पॉइंट है। क्या हाँ लगता है आपको? डिपार्टमेंट भी एक पड़ेगा ये। हाँ वो भी अभी इसके बारे में कुछ तो एक्शन। यस यस। क्या किया जा सकता है बताइए? क्लाइंट को तो आप यही कहेंगे कि भैया कि अभी वेट एंड वॉच है, लेकिन हाँ, 74 ना लगे, क्लाइंट को ये इंश्योरेंस एश्योरेंस दीजिए, और तरीका क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको हर हालात में केस पेंडिंग करवाना ही चाहिए, अभी भी, इस जजमेंट के बाद, क्योंकि इस जजमेंट में मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ से जो जिस जजमेंट जिस तरीके से जिस पॉइंट को उठा के लिया गया है, उसमें वो जजमेंट, अलग तरह के जजमेंट भी आने चाहिए, मतलब इन फेवर ऑफ द एसएससी जजमेंट्स आने चाहिए। फिर तो टाइम टाइम ही बताएगा कितना कब आएगा। हाँ, टाइम तो बताएगा, लेकिन टाइम बताने से पहले क्लाइंट को ये, मतलब क्लाइंट अगर मान लीजिए फेवर में कहीं जजमेंट आ जाता है तो क्लाइंट को फायदा हो, उसके लिए केस तो पेंडिंग करवाना पड़ेगा ना। गोपाल जी सर आए। मुझे तो लगता है कि अभी अगर कभी फेवर में आया ना, तो भी ये गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज कर यस, देगी लॉ। वो तो करेगी। और गवर्नमेंट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था जो अभी मैंने पॉइंट उठाया है, कि जिस समय का आप आउटपुट टैक्स मांग रहे हो उस समय का आपको क्रेडिट देना चाहिए, ये 16(4) में ये अमेंडमेंट लेके आई, तो जैसे रिफंड वाले केस में वीकेसी फुट स्टेप्स जो डिसीजन था, उसमें क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, भैया रिफंड का फॉर्मूला जो आपने बनाया वो बिल्कुल ठीक बनाया है, आपका राइट, हम्म। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि इस रिफंड के फॉर्मूले को ठीक कीजिए, करेक्ट कीजिए एज पर द हम्म। लॉ। गवर्नमेंट ने राइट। ठीक किया हाँ। है ना? तो बीच का रास्ता भी तो आ सकता है, सिर्फ प्लस माइनस हो जरूरी नहीं है कि ऑल इन हो फेवर सकता है। ऑफ डिपार्टमेंट, ऑल इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, एक बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये तो हो सकता है। आश है ना, आप समझ के देखिए, सैनवेट क्रेडिट में, सर्विस टैक्स में कोई टाइम लिमिट नहीं थी क्रेडिट लेने की। आपने ये जो हम्म। 16(4) का, मुझे अच्छा वो याद आ गया, 16(4) का आप ये लेके आए क्योंकि 1 2 3 था, 1 2 3, जीएसटी 1 2 3 जहां पर मैचिंग हो रहा था। अब जब मैचिंग नहीं है हम्म। तो जब मैचिंग हो रहा था तो 16(4) ठीक है, कि सप्लायर रिसिपिएंट आपस में लगातार बात कर रहे हैं, और 16(4) इसलिए लेके आ गया था कि 16(4) से पहले सारी मैचिंग उचिंग का काम खत्म हो जाए, ठीक बात है ना? हम्म। अब जब मैचिंग खत्म हो गया तो 16(4) का जो जिस ऑब्जेक्टिव से आप 16(4) लेके आए थे वो ऑब्जेक्टिव रहा नहीं, अब मैचिंग हो नहीं रही है, बाद में इनवॉइसेस के पता लग रहे हैं, तो आप मुझे क्रेडिट दीजिए ना। इनका सर जो मंथली ग्रॉस कलेक्शन 1 लाख 1.5 लाख करोड़, वो करोड़ वो सब बंद हो जाएगा ना सर, फिर तो कम तो हो बंद, जाएगा रेवेन्यू। नहीं, बंद क्यों हो जाएगा? अभी ये कुछ भी करके जो पैसा ले रहे हैं, मंथली कलेक्शन 1.5 लाख करोड़, 161 करोड़, हर बार बढ़ते ही जा रहा है ना उनका ग्राफ। मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हो सकता है अगर डिपार्टमेंट अपना करप्शन छोड़ दे तो। बिल्कुल हो वो सकता है। पॉसिबल वो पॉसिबल ही नहीं सर। हाँ, तो सरकार वहां प्रैक्टिकल नहीं, ध्यान दे प्रैक्टिकल नहीं सर। कि अगर अगर कलेक्शन बढ़ाना ही इतना ऑब्जेक्टिव है तो सरकार वहां ध्यान दे। सर सिर्फ
61 की नोटिस पे इन्होंने करप्शन मचा रखा है। हाँ, जहां मौका मिले वहां करप्शन है भाई। वो तब फिर जिसमें कहीं कुछ भी नहीं लेना देना, वहां इन्होंने करप्शन का रास्ता बना लिया। तब सर इवन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आदमी का कुछ अपलोड कर रहा है पोर्टल पे, तो भी ऑफिसर उसको फोन करके बोल रहा है कि मुझे ये कहाँ पे आके देखना है। तो क्लाइंट ने कहा ठीक है, ये प्लेस पे है, अभी मेरा शॉप ओपन नहीं हुआ है, फर्नीचर का काम चल रहा है, आपको जाने का आप जाके देख लो। तो बोल रहा है मुझे डॉक्यूमेंट कौन दिखाएगा? तो उसने कहा मेरे जो वर्कर काम कर रहे हैं ना फर्नीचर वाले, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी रखा है, तो मैं जेरोक्स छोड़ देता हूँ वहाँ पे, आप जाके देख लो। हाँ, तो बोला ऐसा कैसे, आपकी प्रेजेंस में चाहिए? बोला आप जाओ वहाँ पे, मैं वहां से वीडियो कॉल कर देता हूँ, आप जाइए। अच्छा। तो मतलब इतने पीछे पड़ गए कि सर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी वो वहां पे विजिट के लिए क्या जरूरत है? नंबर तो एक्टिव है ना, एडिशनल प्लेस डाल रहे हैं, मतलब वहां से भी कुछ पैसा उनको मिले। आप बताइए, जजमेंट में और किसी को कुछ कहना है तो, क्योंकि आप कहेंगे तो मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बोल दूंगा, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। सर ये जजमेंट तो गवर्नमेंट के फेवर में ही है, ऑफिसर इसी को उठाएंगे, हमको दूसरा जो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा दूसरा जजमेंट के लिए। तो हमने जो सर एक सवाल, हाँ अभी अमित जी के कोरिलेट करते हैं। अगर मैं 10 सुपरडेंट को कंपेयर करता हूँ, सुपरडेंट या स्टेट ऑफिसर, अगर इस बारे में उनके साथ चर्चा कर रहा हूँ, तो उनका कैपेबिलिटी कितना रहेगा ये अंडरस्टैंड करके? अभी हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, इतना समय ले रहे हैं, तो उनको इतना अंदर लेने के लिए बहुत मुश्किल होगा, वो डिबेट ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो देखिए, जो लोअर ऑफिसर हैं सुपरिटेंडेंट लेवल के, जो आईआरएस नहीं है, उनको तो एक रास्ता दिखाया जाता है, बोलता आंख बंद करके वो रास्ता फॉलो कीजिए, आप ज्यादा सोचिए मत, तो दे फॉलो द डायरेक्शंस। लेकिन जो आईआरएस लेवल के, दे विल अंडरस्टैंड, मतलब भी अपना जो भी हो, फिर भी जो भी अपना होता है सुपरडेंट लेवल या एसी उसके लेवल पे होता है। एसी आईआरएस हो ना, एसी आईआरएस आईआरएस हो, यानी यूपीएससी के थ्रू आया हो, तो आप उससे डिबेट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ अच्छे ऑफिसर से पाला पड़ा। भले उसको टैक्सेशन लॉ नहीं आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। हाँ, ये आपने सही कहा सर। हाँ, ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो एक अच्छा हेल्थी डिबेट हो। हाँ, और आपको देख के पता लग जाएगा, आपको देख के पता लगेगा एसी का अगर एज कम है तो वो यूपीएससी के थ्रू आया है, मान लो 30 साल के अंदर अंदर है तो यूपीएससी कंफर्म है, और एसी है तो एसी का, क्योंकि मेरा पाला पड़ा हुआ है। स्मार्ट, यंग एंड स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, यूपीएससी में है ही इसलिए क्योंकि वो हमसे इंटेलिजेंट है, नहीं तो क्यों। अब ट्यूसडे मिलेंगे, है ना, रिफंड की क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।